लगातार के साथ नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और वक्त हो चुका है हरियाणा की पंचायत का। अपने इस खास कार्यक्रम में हम प्रदेश की अहम खबरों या कहीं घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। हम लगातार ऐसे मुद्दे अपने इस कार्यक्रम में उठाते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स विस्फोटक जुटाने के लिए सैलरी से पैसे देते रहे। गिरफ्तार डॉक्टरों की बैंक डिटेल और मोबाइल रिकॉर्ड से इसके सबूत मिले हैं। सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर आदिल अहमद की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है जिसमें वो एडवांस सैलरी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। जांच एजेंसी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा में फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तगा गांव में बरामद सामग्री और दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक पर डॉक्टरों ने 26 लाख रुपए खर्च किए थे। इसमें से 8 लाख रुपए डॉक्टर आदिल ने दिए थे। जांच एजेंसियां अब आदिल के संपर्कों की तलाश कर रही हैं। मामले को लेकर एनआईए ने अभी तक 2000 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की है। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर उमर नबी ने ब्लास्ट की तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी। सवाल यह कि इतना पैसा इनके पास आखिरकार आया कहां से। और इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि 3 तो डॉक्टर हैं। ये नाम है इनके जहीर बिलाल, आमिर रशीद, शोएब। इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। हालांकि डॉक्टर शाहीन सईद 45 साल इनकी उम्र है, मुजम्मिल शकील 36। और ये सब वो हैं जिन्होंने एक बड़ी साजिश रची। लंबे समय से ये साजिश रच रहे थे और भारत में कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की इनकी कोशिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया। ब्लास्ट की साजिश में टेक्निकल सपोर्ट दिया जसीर बिलाल ने। इसके अलावा शाहीन सईद मुजम्मिल की करीबी कार में राइफल थी। तो ये इस तरह के आरोप हैं इन पर। आमिर रशीद पर ब्लास्ट वाली कार की खरीद का आरोप है। और अगर देखेंगे तो ये कश्मीर से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं ये नजर आए हैं और किस तरीके से इन्होंने पूरा ये नेटवर्क बनाया, किस तरीके से ये साजिश की। दिल्ली ब्लास्ट केस में उससे पहले से ही जो है जांच एजेंसियां एक्टिव थी, लगातार एक्शन लिया जा रहा था और आनन फानन में ये दिल्ली ब्लास्ट को लाल किले के पास अंजाम देते हैं जिसमें कई लोगों की जान जाती है। लेकिन ये किस तरीके से जो ये कहा जाता था कि पढ़े लिखे लोग जो हैं आतंक का रास्ता नहीं चुनते हैं, वो जरा इस तस्वीर को देख लें। 7 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें 3 डॉक्टर हैं और इसमें बहुत सारे जो नेटवर्क हैं वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सोचिए, अपनी सैलरी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे और उस पैसे को कहां लगा रहे थे? उस पैसे को लगा रहे थे आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए। तो ये इनकी सोच थी और अपनी सैलरी से जो ये कमा रहे थे उसको आतंकवाद में लगा रहे थे। तो ऐसे में सवाल यही है कि केवल सैलरी तो नहीं हो सकती, इसके अलावा भी इनको क्या फंडिंग हो रही थी। आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हरियाणा में फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तगा गांव में बरामद सामग्री और दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक पर डॉक्टरों ने 26 लाख रुपए खर्च किए थे। और हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। रणवीर शर्मा जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, और रामराजी शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रणवीर शर्मा जी, जिस तरीके से जानकारी आई है कि अपनी सैलरी के लिए गिड़गिड़ाते थे, इन्होंने लाखों रुपए इकट्ठा किए, क्या ये माना जाए कि केवल सैलरी से ये इस तरह की साजिशें रच सकते हैं, या जिस तरीके से इनके नेटवर्क का खुलासा हो रहा है फॉरेन फंडिंग भी इसमें कहीं ना कहीं तो है? और इतनी लिमिटेड वो गतिविधियों को नहीं चला सकते और निश्चित रूप से फॉरेन फंडिंग है, वो चाहे किसी भी एरिया से हो, चाहे अरब कंट्रीज से हो या पाकिस्तान से हो, पैसा तो इन्हें हर हालत से मिलता ही रहा है। अभी नंबर 2, इनके जो आकाज हैं वो अभी ढूंढने में नहीं आ रहे हैं कि आका इनके कहाँ बैठे होते थे, अरब कंट्रीज में थे या पाकिस्तान में बैठे हुए थे जैसे मोहम्मद के।
और जैसे मोहम्मद की कौन से हैंडलर थे वो इन्होंने पता कराना है। और सबसे बड़ी इसमें खतरनाक बात जो आ रही है वो आ रही है, जो शाहीन लेडी है उसका जो खतरनाक मॉड्यूल तैयार हुआ है, उसने कितनी, अभी एक लेडीज जो पकड़ी गई है, एक और लेडी पकड़ी गई है, हाँ, अपना उत्तर प्रदेश से पकड़ी गई है दूसरी लेडी, जिसने, इसने कितनी ऐसी औरतों को तैयार किया है, मुजम्मिल ने कितने ऐसे, और आदिल ने कितने ऐसे दूसरे दोस्तों को तैयार किया है। तीसरी बात जो इसमें सबसे सामने आ रही है कि ये लोग कहीं ना कहीं कश्मीर बैकग्राउंड से हैं, और कश्मीर की अपनी बातों को रखते हुए भी हमारे साथ कितनी जातियां हो रही हैं, क्या क्या कर रहे हैं वगैरह, और धर्म का सहारा लेके हमारे जो साउथ हरियाणा का एरिया है ये इन्होंने पनाहगिरी बना ली है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक थी, इसमें बहुत बड़ा सहयोग था अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, जो अभी सीआईए की लगातार रेड चल रही है। शाहीन को भी इन्होंने इंटरोगेशन उन कमरों में किया है जहां वो रहती थी और किन के साथ उसकी मुलाकात थी। और चौथी बात जो सबसे सामने आ रही है वो आ रही है वहां के गांव वाले सरपंचों का। अब एक पूर्व सरपंच का कोठा लिया गया, उसकी कोठी ली गई है 8,000 के अंदर मुजम्मिल ने, जो अभी फिलहाल तस्दीक हुई है इसके इंटरोगेशन के अंदर, जहां उसने अपना सामान रखा, लेबोरेटरी रखी, और उसने ये कह के रखा कि मैं कश्मीर से फलों का व्यापार करूंगा, जबकि वहां व्यापार की कोई कहानी ही नहीं थी उस कोठी के अंदर। तो ये एक सरपंच को ये बात सोचनी चाहिए कि पैसे के 8,000 के लालच में उसने अपनी कोठी दे दी, और वहां जो कोई फ्रूट का कोई धंधा ही नहीं था, और क्या उसको ये दिखाई नहीं दे रहा था कि ये फ्रूट का व्यापारी है या कोई और दूसरे पढ़ा लिखा इंसान है फ्रूट का व्यापारी, वो कहीं से नहीं दिखाई देता। इतने दिन से हम उसको लगातार टीवी पे देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और शक वाली सूरी बात ये है कि यहाँ अब इन्होंने वकीलों के साथ भी तार लगा दिए हैं कि भी वो पढ़े लिखे लोग हैं जो इनकी बातों में धार्मिक तौर पे आ जाते हैं, फिदायन बनने के चक्कर में आ जाते हैं, पैसे के लालच के चक्कर में आ जाते हैं। जो इन सभी बातों को हमने अभी एनआईए की जो तफ्तीश चल रही है और उसके साथ साथ दूसरी सहयोगी जो एजेंसियां हैं उनकी तफ्तीश चल रही है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो इनपुट आ रहे हैं उससे हमें बहुत सारे अभी राज खुलने बाकी हैं, और इनका जो असली कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं बॉर्डर पे मिलेगा, क्योंकि बॉर्डर के बगैर इनका गुजारा नहीं है, जहां से उन्हें हथियार भी आते थे और ड्रग्स भी आते थे, क्योंकि ड्रग्स के सहारे ये लोग, अभी ड्रग्स का भी मिलेगा कि ड्रग इन्होंने कहां कहां रखे हैं जिससे इनको पैसा आता था। कैश में इतना पैसा नहीं मिला तो ड्रग्स के थ्रू इनको पैसा आ रहा होगा। अभी बहुत सारे तार खुल रहे हैं, अभी थोड़ा सा हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए इन चीजों को खोलने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें तफ्तीश की हैं और अच्छा तफ्तीश की रणवीर जी, बहुत। लेकिन एक बात बताइए कि एक तरफ हम देखते हैं दिल्ली है, साइबर सिटी गुरुग्राम है, और उसके आसपास फरीदाबाद क्षेत्र जो कि अपने आप में डेवलप ही माना जाता है, उसको चुनने के पीछे आपको क्या मंशा नजर आती है इन लोगों की? क्योंकि जैसे कुछ इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, वहां पर ही अपनी पैठ जमाएं तो एक चीज हो सकती है, लेकिन फरीदाबाद तो वेल नोन अपने आप में सिटी है, उसको इन्होंने क्यों अपना निशाना बनाया होगा? देखो, नंबर एक उसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जहां पे इन डॉक्टरों का पेशा था और इनको छुपने की आरामगाह मिल गई थी, जहां पे कोई इनके ऊपर शक नहीं करता था, और इनको एक धंधे के बेस के ऊपर, मतलब व्हाइट कॉलर में अंदर भी अपने आप को छुपाने में इनको कामयाबी मिलती थी। नंबर दो, शहर के नजदीक होने के नाते इन्हें भागने में बहुत आसानी रहती थी कि कहीं भी दबिश लगे यूनिवर्सिटी के किसी एरिया में, गेट से पता चल जाता है अभी पुलिस का आना जाना है, तो इन्होंने अपने वो खुफिया रास्ते अभी पुलिस को बताने हैं। अगर हमारे पास कोई दबिश पड़ती, हम कहां से निकले, जैसे उस दबिश का फायदा उठा के उमर मोहम्मद वहां निकला, 2 दिन पहले निकला, और 2 दिन तक वो फरीदाबाद से लेके दिल्ली के एरिया में घूमता रहा, और लाल किले पे जाके उसने बम ब्लास्ट किया। तो ये तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी, इन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी खेतों के अंदर है और वो चारों तरफ से बड़ी सुरक्षित है कि वहां पे पुलिस का आना जाना बहुत कम रहता है यूनिवर्सिटी की वजह से, नंबर 2 डॉक्टरों के पैसे की वजह से, और नंबर 3 इस वजह से कि भी यहाँ तो सब बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, कभी ध्यान पुलिस का जाता ही नहीं, क्योंकि मैं खुद उस एरिया में एसएसपी रहा हूँ 3 साल, तो कभी हमारा ध्यान उस एरिया में कम जाता है, बहुत कम, जब तक कि हमें कोई ऐसा सोर्स ना पता चल जाए या इनपुट्स इंटेलिजेंस ना आ जाए
कि यहाँ कोई तरह की घंटी बज रही है। तो इसलिए वो फरीदाबाद का एरिया या गुड़गांव का एरिया और फिर जाके शहर का एरिया नू में जाकर के इन्होंने एक वकील को तैयार करना, अभी बहुत सारे राज खुलने हैं। अभी तो लेडीज नहीं सामने आई, लेडीज का इंटरोगेशन मैं नहीं समझ रहा कि अभी अच्छी तरह से हो पाया है। जब उस लेडीज का इंटरोगेशन होगा तो उसने कम से कम, वो खाली नहीं बैठी है, उसका तो अभी कोई काम सामने बताया ही नहीं है। मैं पुलिस के ऊपर ये बड़ी चूक समझ रहा हूं कि भी 10 दिन से उनके अंडर कस्टडी में है और अभी तक उसको वो खोल नहीं पाए। क्यों नहीं खोल पाए, क्या वजह है, ये तो अभी सामने आएगा। उसने कम से कम भी मतलब इतने पिछले 5 साल से 7 साल से वो काम कर रही थी। बिल्कुल, ये ये बहुत देखो, और बहुत वैलिड सवाल है आपकी तरफ से। रामराज जी, शर्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि हरियाणा की जो पहचान हम बना रहे थे, आज वो पहचान आपको नहीं लगता दूसरी बनती हुई नजर आ रही है? नूह मेवात के इलाके में पहले ही जैसे जामताड़ा का जिक्र होता था, अब उससे जोड़ने लग गए हैं कि यहाँ पर साइबर फ्रॉड, तमाम तरह की गतिविधियाँ, इलीगल चीज़ें हो रही हैं, और फरीदाबाद में बीचों बीच एक यूनिवर्सिटी में इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं। तो ये तो बहुत बड़े सवाल हैं हरियाणा को लेकर। जो हम सपना देख रहे थे हरियाणा को डेवलप बनाने का, एनसीआर रीजन से जोड़ने का, उसमें तो ये सारी गतिविधियाँ चल रही थी यहाँ पर। एनसीआर रीजन से जोड़ने का, उसमें तो ये सारी गतिविधियां चल रही थी यहाँ पर। देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देव तुल्य जनता जनार्दन को राम राम करता हूँ। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। असल में क्या था, जब इस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस दिया इसको, इसने इसका फैमिली बैकग्राउंड इसके डायरेक्टर का वो देखना चाहिए था। क्योंकि कोई भी आप किसी फर्म का या इंडस्ट्री का या यूनिवर्सिटी का आप लाइसेंस देते हैं तो उससे पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। इसकी तो खुद सजा हुई थी, इसके डायरेक्टर की, इसके सीईओ की, इसके एमडी की, और उन्होंने काफी ठगी कर रखी थी लोगों की। एक सीमा को लांघ के तो उसका लाइसेंस दिया गया। दूसरा, जैसे हमारे बड़े भाई पूर्व आईपीएस रणबीर शर्मा जी ने बताया, आमतौर पर हमारी फोर्सेस का ध्यान स्टूडेंट की तरफ कम जाता है। भाई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों इनको डिस्टर्ब किया। और जो जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी ना होके आतंकवाद का अड्डा थी, हमारी फोर्सेस एक्टिव थी, चाहे एनआईए हो, चाहे हमारी अदर फोर्सेस हो, और हमारी हरियाणा पुलिस हो। तो जब से ये पीछे लगी हुई थी, जब से इनको पता चला, और इतना भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलना, ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। और समय रहते हमारी फोर्सेस ने, हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारे एजेंसीज ने, हमारी पुलिस ने काबू कर लिया। और नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, भगवान ना करे, ये दिल्ली को भी तबाह कर सकते थे, इतना बड़ा इनके पास में विस्फोटक सामग्री थी। और जिस आतंकवादी ने इस घटना को, दिल्ली वाली को अंजाम दिया, हमारी फोर्सेस पीछे लगी हुई थी, हमारी पुलिस उनके पीछे थी, उसने जल्दबाजी में ऐसा किया। और जिन हमारे भाइयों ने, जिन परिवारों के चिराग बुझ गए, उनके प्रति हम गहरी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन परिवारों के साथ खड़े हैं हम। और हमारे को बड़ा दुख है कि भाई इस तरह का नुकसान हुआ। वो हमारे परिवार के सदस्य थे सारे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी समय समय पर हमारे गृह विभाग की और हरियाणा पुलिस की, हमारी पुलिस की समय समय पर मॉनिटरिंग बैठक लेते रहते हैं, वो समीक्षा बैठक लेते रहते हैं। और हमारी फोर्सेस को पूरी उन्होंने छूट दे रखी है, ऑन द स्पॉट पुलिस एक्शन ले सकती है। उन्होंने कहा भी है, अपराधियों या तो हरियाणा छोड़ दो, या अपराध छोड़ दो, या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हमारी पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है। और हमारी सरकार का मेन उद्देश्य है नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा। जो हम सोचते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, जो अपराधी हैं वो भी उससे आगे की प्लानिंग बनाते हैं। वो यहाँ भी दिखा,
आज़ाद मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आज़ाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं व्हाट्सएप में, जिस तरीके से सैलरी की डिमांड कर रहे थे, एक सफ़ेद इसमें जो कॉलर की बात आ रही है कि इन लोगों से क्या भरोसा जनता का नहीं उठेगा कि भाई जो ये पैसा कमा रहे हैं वो लग कहाँ रहा है? देखो जी, पहले तो मैं आपके चैनल को, जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरी राम राम। रही बात कोई भी एजुकेशन है, मेडिकल कॉलेज है, वो खोलना कोई गलत नहीं है। समाज के अंदर आप मेडिकल संस्थाएं खोलते हो, एजुकेशन संस्थाएं खोलते हो, उसको कभी भी किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। रही बात जो लोग गुनाहगार हैं, ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसके अंदर एक हमारे परिवार के सदस्य, वो इतना बड़ा नुकसान पूर्ति नहीं हो सकती। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जब राज किसका है, प्रशासन किसका है, ये चीजें मैं ये मानता हूं। वो 3000 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, और जब ये पहुंचा है तो इसका मतलब प्रशासन सरकार का फेलियर है, इसमें तो कोई दो राय। आज 2014 से लेकर 11 साल हो गए, ऊपर सरकार भी बीजेपी की है, नीचे भी बीजेपी की है। तो अब ये कहते हैं कि हमारे फुल छूट दे रखी, तो भाई सारी एनएसए, सीआईडी, जितना भी प्रशासन, जो भी कुछ भी तंत्र है, तो ये सारा सरकार का काम है ना। 11 साल से क्यों नहीं इसको चेक किया गया कि वहां पर कोई क्या बड़ा, कोई जिस तरह कोई आतंकी, कोई राष्ट्र विरोधी वहां पर जो साजिश चल रही है, तो 11 साल के अंदर सरकार क्या खुलेगी। और रही एजुकेशन की बात, करते हैं सफेद कॉलर, भाई सरकार तो सभी पे आती है, सभी के जाती है एजुकेशन के लिए, चाहे कोई नहीं। लेकिन उसमें कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, अभी रामराजी शर्मा जी ने यही कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति का कोई लाइसेंस मांग रहा है, तो वो क्या एजुकेशन देगा जिसका खुद का अपराध से जुड़ा हुआ है? वो कुछ कहना भी चाहते हैं जी, शर्मा जी। कांग्रेस पार्टी ने दिया था, कांग्रेस पार्टी ने, और आतंकवाद की जननी है कांग्रेस पार्टी। और जिस तरह से इसको लाइसेंस दिया, ये आतंकवाद की फैक्ट्री का लाइसेंस कांग्रेस पार्टी ने दिया। कम से कम उसको देखना तो चाहिए था, तुम लाइसेंस किसको दे रहे हो, और सीमा को लांग के लाइसेंस दिया ये। और फिर दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी का मेन एजेंडा था भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। ये इन्होंने धर्म का बताया, भाई धर्म को जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसमें किस धर्म वाले शामिल है? अरे जो एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, और वो 5-5, 7-7 लाख रुपए महीना सैलरी ले रहा है। डॉक्टर का काम होता है, समाज कोई भी डॉक्टर का काम होता है मरीज को बचाना, इंसान को बचाना, इंसान को मारना डॉक्टर का काम नहीं होता। तो उसको पकड़ो ना। ये सारे मुसलमान क्यों, इसका बताइए। कौन सी अरे मुसलमान क्यों है ये सारे? आप तो जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी हो, जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी। आप भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे हो? आप इस बात को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे हो? दायित्व बढ़ता है सरकार का। आप बताइए ना। पकड़ो। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा था भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना, भारत को चाहे कोई भी हो, बनाना, किसी भी धर्म का हो, जो उसके अंदर है, आप हम आपके साथ हैं। आपके टाइम में सुरक्षा बलों को, हमारे सैनिकों को आप ये अब किसी भी एजुकेशन संस्था को, मेडिकल संस्था को लाइसेंस देना समुदाय के प्रति, हमारी सरकार ने खुली छूट दे रखी है। ऑन द स्पॉट हमारे सैनिक फैसला ले सकते हैं, हथियारों से लैस होते हुए भी हमारे सैनिक, उनके पास। चलिए ठीक, मैं एक दूसरा विषय इसमें जोड़ना चाहता हूं। रणवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर जी, व्हाट्सएप पर ये पूरी बात हो रही थी और अभी हाल में भी ये चर्चा थी कि व्हाट्सएप का ये जो इंक्रिप्शन का फीचर है, जो ये लोगों को सहूलियत देता है कि उनकी जो भी चैट है वो कोई पढ़ ना पाए, इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार को एक्सेस है, आपको लगता है कि मिलना चाहिए? इसमें प्राइवेसी के हनन से ज़्यादा इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई चल रही है कि सरकार चाहती है कि ये जो
एक्सेस है, कम से कम उसको मिले? देखिए, जहां भी आतंकी गतिविधियां हैं, जो अपराधी टाइप के लोग होते हैं, उसका एक्सेस तो हमारे पास है कि जब हमें ये शक हो जाता है कि फलां फलां लोग या फलां फलां एरिया के लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, तो उस वक्त वो क्राइम की जो सुई हमारी जैसी शक की सुई उनके ऊपर घूमती है, तो हमें वो अधिकार मिल जाता है और हम उनकी जितनी चैट है या जितनी भी उनकी कॉल्स हैं उनको अंडर ऑब्जर्वेशन कर नहीं, लेकिन वो तो बाद में कर सकते हैं ना सर। शुरू में वो क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या उसको हम पकड़ पाते हैं? उसको पकड़ने की जो बातें हैं, हमारे सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इनपुट्स हैं, जहां पे संदिग्ध हैं, जैसे अब कश्मीर का एरिया है या बॉर्डर एरिया है, वहां पे लोगों की ऑब्जर्वेशन हम कहीं ना कहीं अपने सिस्टम से रखते हैं, बगैर उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हुए। हम कहीं ना कहीं इस बात को जरूर ध्यान में रखते हैं कि भी कहाँ कहाँ से इस तरह के तार हो सकते हैं, खासकर जो हैंडलर हैं वो अपने टारगेट के ऊपर होते हैं। उन हैंडलर्स की टाक कहाँ कहाँ होती है, फिर हम उसको ढूंढने में अपनी एजेंसियों के द्वारा और प्लस हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और प्लस हमारी जो डिजिटल एजेंसियां हैं या साइबर एजेंसियां हैं, साइबर क्राइम की एजेंसियां हैं, वो उन पर शिकंजा कस के रखती हैं। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि सरकार को इन चैट वगैरह को जो भी है डिजिटल, इनके ऊपर भी एक्सेस होना चाहिए कि जिससे कि वो लोग इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को या इस प्रकार के सिस्टम को मिसयूज ना करें, खासकर आतंकवादी गतियों को मिसयूज ना करें। और वो कंपनियों से हमें कॉपरेशन मिलता तो है, लेकिन वो थोड़ा सा दूसरे तरीके से। आप वाली बात है, जब हमें कहीं अपराध की सुई उनके ऊपर टिक जाती है, फिर हम प्रेशराइज करते हैं कि भी अब आप इनका सारा चिट्ठा हमारे सामने खोल के रखिए। लेकिन इससे पहले, क्योंकि वो पर्सनल उसके चीज में आ जाती है, तो इसकी जो है ना, अब डिपेंड करेगा कि भी हमारा कोई इंस्टीट्यूशन या कोई हमारी संस्थाएं संवैधानिक इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं या कोर्ट इसमें सरेआम संज्ञान ले सकती हैं कि भी हाँ, पुलिस को एक्सेस मिलना चाहिए। लेकिन ये मिलेगा एक्सेस तभी जब हमारी शक की सुइयां उन हैंडलरों को, जो बाहर बैठे हुए आकाए हैं, उनके हम जितने टेलीफोन होते हैं उनके, या जितनी चैट होती हैं, या जितना उनका इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर हमारी बड़ी पैनी नजर रहती है। खासकर हमारी जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं और रॉ हमारा विशेष तौर से इस पे काम करता है, और एनआईए की जो साइबर क्राइम है वो इस पे काम करता है। जितने भी बाहर के एरिया हैं, फंडिंग एरिया हैं या ड्रग्स एरिया हैं, उनके ऊपर तो हमारा अच्छा सर, मैं एक फाइनल सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार ये भी तो स्पष्ट हो गया ना कि जो एजुकेटेड लोग हैं, असल दिमाग उन्हीं का होता है। जिस तरीके से इन्होंने विस्फोटक भी इस बार जमा किया, उसके बारे में बताया गया कि भाई उसको कैसे पकड़ते हैं हम। आपको लगता है कि बहुत आगे की रणनीति ये बना रहे हैं और ये हर चीज में कहीं ना कहीं इनको नॉलेज है कि किस तरीके से हम एम्युनिशन तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने बड़ा सही वाजिब सवाल अभी रखा है चैनल के ऊपर कि जो इस नए मॉड्यूल के अंदर जो इन्होंने इंटेलेक्चुअल लोगों को लिया है, वो चाहे डॉक्टर हैं, चाहे वकील हैं, चाहे खासकर लेडीज को लिया है, ये हमारे बहुत ही मतलब आगे की कार्रवाई इन्होंने, ये काम तो पिछले 2-3 साल से हो रहा था और अब हमारे हाथ आया। ये तो शुक्र है हमारे चक्रवर्ती डॉक्टर का, जिसने उस जैसे मोहम्मद का पोस्टर पकड़ा और वहां से हमारे तार खुलने शुरू हुए। तो ये बिल्कुल आपका बहुत वाजिब सवाल है कि भी ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों के ऊपर अब हमें शक की नजर चारों तरफ रखनी पड़ेगी, खासकर यूनिवर्सिटी के एरिया में और खासकर उनकी संदिग्ध हालत के एरिया में। वो इंटेलेक्चुअल एरिया, खासकर जो इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो वकील हैं, इन पे अभी हमारी पुलिस की जो निगरानी है, सर्च ऑपरेशन है, नाकाबंदी है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। और दूसरी तरफ जो हमारा इंटेलिजेंस का, आईबी का जो सिस्टम है, एनआईए का और हमारा सीआईडी का और हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो का, इनके जो सिस्टम इंस्ट्रूमेंट है वो अब इन पे इन चारों तरफ से लगा चुके होंगे। मतलब मैं कह रहा हूं कि भी हाँ, उन्होंने लगा दी होंगे इन लोगों के ऊपर कि भी इन लोगों पे हमें अपनी भारत की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए हमें उस पर ध्यान देना बहुत ही निहायत जरूरी भी है और बहुत सारी सीख भी है, सबक भी है। और ये चैट अब सामने आ रही है कि किस तरीके से जो सैलरी है आखिरकार इसका ये यूज कहाँ कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने।
तो देखिए बहुत सारी चीजें जो है निकलकर सामने आ गई हैं और अब ये जांच का दायरा जो है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी है। A wedding comes with so many looks and just as many decisions. Each wedding look that I dreamt of is brought to vision by a Riva stylist. It all just clicks.